चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कंसेप्ट अभी पॉइंटर है, थर्ड लेक्चर है हमारे पॉइंटर का। थोड़े बहुत पॉइंटर के कंसेप्ट्स और थोड़े बहुत ऊप्स के कंसेप्ट्स अब यहाँ पर यूज हैं। पॉइंटर के कंसेप्ट में तो अभी हम एक ही चीज पढ़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पॉइंटर टू पॉइंटर। मतलब अभी तक हमने पढ़ा हुआ है पॉइंटर टू अ वेरिएबल, वी हैव रीड पॉइंटर टू अ एरे। अब हमारे पास आता है पॉइंटर टू पॉइंटर, मतलब एक पॉइंटर जो किसी और पॉइंटर को क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि यहाँ पर एक पॉइंटर किसी और पॉइंटर को स्टोर करेगा, तो हमारे पास एड्रेस नहीं होगा। तो हमारे पास एड्रेस स्टोर होगा लेकिन किसी वेरिएबल का नहीं, किसी पॉइंटर का होगा। अब उसको देखने के लिए देखो, अभी तक जैसा कि हमने एरेस पे देखा हुआ है, वेरिएबल पे देखा हुआ है, तो अब पॉइंटर टू पॉइंटर के लिए मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। हमने इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया है a विद अ वैल्यू कॉल्ड 10। हमने इंटीजर टाइप का एक पॉइंटर लिया है स्टार p, एक पॉइंटर है, स्टार से डिनोट होता है कि वो एक पॉइंटर है। नॉट डबल स्टार से वो डिनोट होगा पॉइंटर टू व्हाट, पॉइंटर। सो क्यों हमारा पॉइंटर टू अ पॉइंटर है, दैट मींस इसमें क्या जाएगा, किसी पॉइंटर का एड्रेस जाएगा, किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर नहीं करेगा, किसी पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करेगा। जैसे पॉइंटर p ने स्टोर किया एड्रेस ऑफ a, तो पॉइंटर q ने स्टोर किया एड्रेस ऑफ व्हाट, p। तो पॉइंटर p हमारा स्टोर कर रहा है एड्रेस ऑफ a को, और हमारा q जो है वो स्टोर कर रहा है एड्रेस ऑफ व्हाट, p को। तो इस केस में हमारा डायग्राम अगर आप देखो तो हमारा डायग्राम ये आता है कि हमारे पास एक वेरिएबल विद अ वैल्यू कॉल्ड 10 किसी एड्रेस को वो पॉइंट कर रहा है, मतलब किसी लोकेशन पे वो स्टोर्ड हुआ। हमने पॉइंटर बनाया, उसका अपना एक एड्रेस है, उसमें क्या पड़ा है, किसी और का एड्रेस पड़ा हुआ। हमने जब पॉइंटर टू अ पॉइंटर बनाया तो इसका भी अपना एक एड्रेस है, लेकिन इसमें क्या पड़ा होगा, एड्रेस ही होगा, लेकिन एड्रेस किसी वेरिएबल का नहीं, किसी पॉइंटर का होगा। ठीक है, तो किसी पॉइंटर का एड्रेस अगर आप फंक्शन में भेजोगे तो मैं उसे रिसीव किस में करूंगा, पॉइंटर टू अ पॉइंटर में करूंगा। तो पॉइंटर का एड्रेस पॉइंटर टू अ पॉइंटर में जाएगा। वर्चुअल फंक्शन में हमने ये डिफाइन किया कि नॉर्मली हम ओवरराइडिंग के कंसेप्ट को हल्का सा बढ़ाएंगे। हम ये देखेंगे कि ओवरराइडिंग के केस में अगर हम पॉइंटर के थ्रू मेथड्स कॉल करते हैं तो क्या होता है। ओवरराइडिंग क्या था कि बेस क्लास के अंदर हम एक फंक्शन डिफाइन करें, उसी फंक्शन को सेम सिग्नेचर के साथ हम डिराइव क्लास में दोबारा बनाएं। हमें पता है कि ऑब्जेक्ट्स के थ्रू अगर हम कॉल करते हैं फंक्शन को तो बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बेस के फंक्शन कॉल करेगा, डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट डिराइव बेस के ना करके किसे कॉल करेगा, डिराइव, क्योंकि आपने ओवरराइड करा। लेकिन हम देखना चाह रहे हैं पॉइंटर में। लेकिन पहले इसी कंसेप्ट को समझो कि हम अगर ऑब्जेक्ट से बनाते, सो मैंने बेस क्लास बनाई, बहुत कुछ था इसके अंदर, एक रीड फंक्शन भी, हमने एक डिराइव क्लास बनाई जो इनहेरिट कर रही है बेस को। ओवरराइडिंग के थ्रू हमने रीड फंक्शन दोबारा यहाँ पर सेम सिग्नेचर के साथ बनाया। दिस इज कॉल्ड ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग में सिनारियो क्लियर होता है कि अगर बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे और आप रीड फंक्शन कॉल करोगे तो ऑब्जेक्ट फंक्शन किसका कॉल होगा, बेस का कॉल होगा। अगर आप डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो और रीड फंक्शन कॉल कर रहे हो, क्योंकि रीड फंक्शन डिराइव क्लास के अंदर भी डिफाइन है, इसलिए यहां पर भी फंक्शन किसका कॉल होगा, डिराइव का ही कॉल। मतलब अपने अपने ऑब्जेक्ट्स अपना अपना फंक्शन कॉल कर रहा है क्योंकि ओवरराइडिंग हुई है। अगर डिराइव क्लास ओवरराइडिंग ना करता तो फिर ये फंक्शन किसे कॉल करता, बेस को कॉल करता। तो यहां प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम कहां पर आई, पॉइंटर में। हम बेस क्लास का पॉइंटर बना रहे और डिराइव क्लास का हमने क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया। हमने डिराइव क्लास के पॉइंटर में, इस पॉइंटर में बेस क्लास के पॉइंटर में डिराइव क्लास का क्या डाला है, ऑब्जेक्ट डाला और फंक्शन कॉल कर लिया रीड। पॉइंटर के थ्रू जब हम फंक्शन कॉल करते हैं तो डॉट की जगह हमारा एरो ऑपरेटर आता है। एरो मींस माइनस ग्रेटर देन। तो हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं। प्रॉब्लम यहां पर क्या आती है, देखो प्रॉब्लम ये है कि मेरे अकॉर्डिंगली तो बी में एड्रेस किसका पड़ा है, डी का पड़ा हुआ, मतलब डिराइव क्लास का पड़ा हुआ। तो मेरे अकॉर्डिंगली ये फंक्शन यहाँ पर किसका कॉल होना चाहिए था, डिराइव क्लास का कॉल होना चाहिए। बट एग्जैक्टली अभी किसका कॉल होगा, बेस का ही होगा।
ठीक है ना। अब वो प्रॉब्लम क्या है, एक बार दोबारा देखो और समझो उसको। देखो हमने बेस क्लास का पॉइंटर बनाया, डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, पॉइंटर में हमने डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट डाल दिया। यहां पहला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि ये चीज पॉसिबल कैसे हुई कि डिराइव बेस में, बेस के पॉइंटर में हमने डिराइव का ऑब्जेक्ट डाला। इट इज इक्विवेलेंट इंटीजर टाइप पॉइंटर में हमने कैरेक्टर टाइप वेरिएबल का एड्रेस डाल दिया, क्योंकि दोनों का टाइप डिफरेंट है, एक का टाइप बेस है, एक का टाइप डिराइव है। अब हमें पता है इंटीजर टाइप पॉइंटर में एड्रेस अगर आएगा तो किसी इंटीजर टाइप वेरिएबल का आएगा, कैरेक्टर का नहीं आ सकता। इसका मतलब डिराइव क्लास का एड्रेस किसी डिराइव क्लास के पॉइंटर में ही जाना चाहिए, बेस में नहीं जा सकता। लेकिन यहां हुआ, कैसे हुआ? क्योंकि इनहेरिटेंस थी। मतलब अगर इन दो क्लासेस में डिराइव क्लास अगर इनहेरिट बेस को ना कर रहा होता तो इसी स्टेटमेंट में आ रही थी b इक्वल्स टू एंड d। अगर इनहेरिटेंस ना होती, ये दो अलग अलग क्लासेस होती, तब मैं ये कह सकता था कि डिराइव क्लास का एड्रेस आप बेस क्लास के पॉइंटर में नहीं डाल सकते। बट इस केस में डिराइव क्लास इनहेरिट कर रहा है किसे? बेस को। इसका मतलब डिराइव का एक तरह से टाइप क्या है? बेस ही है। इस वजह से आप डिराइव क्लास का एड्रेस बेस क्लास के पॉइंटर में क्या है? डाल सकते, क्योंकि इनहेरिटेंस थी। इनहेरिटेंस ना होती, इसी स्टेटमेंट पर आ रहा है। अब हमने बी क्लास के थ्रू क्या कॉल किया? हमने इस बी के थ्रू रीड फंक्शन को कॉल किया। मेरे अकॉर्डिंगली बी में एड्रेस पड़ा है डिराइव क्लास का, तो फंक्शन किसका कॉल होना चाहिए? डिराइव क्लास का फंक्शन कॉल हो जाना चाहिए। मतलब मैंने फंक्शन कॉल किया है रीड बी के थ्रू, बी में एड्रेस पड़ा है डिराइव का, तो मेरे अकॉर्डिंगली फंक्शन कॉल किसका होना चाहिए? डिराइव का होना चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या है? C++ कंपाइल टाइम पर डिसाइड करता है कि एग्जैक्टली कब कौन सा फंक्शन कॉल होगा। मतलब इस रीड वाली स्टेटमेंट में एग्जैक्टली कौन सी क्लास का फंक्शन कॉल होगा, ये डिसाइड C++ के कंपाइलर ने कब करना है? कंपाइल टाइम पर करना है। और किसी वेरिएबल में वैल्यू वो रन टाइम पर आ गई। इसका मतलब B में क्या पड़ा है ये मुझे रन टाइम पर पता लगेगा। लेकिन B के थ्रू रीड फंक्शन कॉल हो रहा है, और वो रीड फंक्शन किसका होगा ये मुझे कहाँ डिसाइड करना है? ये मुझे कंपाइल टाइम पर डिसाइड करना है। सो कंपाइलर एग्जैक्टली कंपाइल टाइम पर सिर्फ क्या चेक करेगा? B का डेटा टाइप चेक करेगा कि B का टाइप क्या है। B का टाइप बेस है, तो बेस के बेसिस पर यहां पर कंपाइलर ने कंपाइल टाइम पे ही डिसाइड कर लिया फंक्शन किसका कॉल होगा? बेस का होगा, डिराइव का नहीं होगा। मतलब इस जगह पर एड्रेस चाहे डिराइव का पड़ा हुआ है, कॉल किसने किया है? बेस क्लास ने किया है, इसलिए यहां पर फंक्शन किसका कॉल होगा? बेस क्लास का कॉल होगा, डिराइव का नहीं होगा। क्योंकि कंपाइलर कंपाइल टाइम पे सिर्फ यही चेक करेगा कि आपके कॉल करने वाले का डेटा टाइप क्या है, आपके B का डेटा टाइप क्या है। B का डेटा टाइप बेस है, इसलिए फंक्शन बेस का कॉल है। हम चाहते हैं कि B क्या चेक हो? रन टाइम पे अपना वैल्यू चेक करे। मतलब हम चाहते हैं कि यहाँ पर कंपाइलर कंपाइल टाइम पे नहीं, रन टाइम पे डिसाइड करे, और रन टाइम पे बेस्ड ऑन कंटेंट्स वो डिसाइड करे कि एग्जैक्टली किसका फंक्शन कॉल हो। सो इसके लिए हमें सिर्फ करना क्या है? बाय डिफॉल्ट देखो क्या कॉल हो रहा है। हमने एड्रेस दे दिया, लेकिन मुझे पता है बाय डिफॉल्ट कंपाइल टाइम पे कंपाइलर डायरेक्टली बेस के पास ही जा रहा है। इसीलिए मैंने बेस क्लास के अपने फंक्शन से पहले कीवर्ड क्या लगाया? वर्चुअल लगाया। वर्चुअल कीवर्ड ऐड करने से कंपाइलर कंपाइल टाइम पे जंप यही करेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पर वर्चुअल कीवर्ड लगा हुआ है तो कंपाइलर ने अपनी स्टेटमेंट को होल्ड पे डाल दिया। मतलब कंपाइलर ने ये डिसाइड कि एग्जैक्टली यहाँ पर कौन सा फंक्शन कॉल होगा, अब वो ये डिसाइड कहाँ करेगा? रन टाइम पे करेगा। यानी रन टाइम पे जब वो स्टेटमेंट पर आएगा तब वो B की वैल्यू चेक करेगा, और बेस्ड ऑन वैल्यू वो फंक्शन क्या है? डिराइव का कॉल हो जाएगा, मतलब जिसका भी एड्रेस पड़ा हो। तो वर्चुअल कीवर्ड के ऐड करने से हमें क्या फर्क पड़ा? कंपाइलर ने फंक्शन बाइंडिंग कंपाइल टाइम से चेंज कर दी, किस पे? रन टाइम पे। मतलब पहले फंक्शन ने कंपाइल टाइम पे डिसाइड कर लिया था कि ये वाला कॉल करना, बट इस फंक्शन के आगे क्या लगा हुआ है? वर्चुअल लगा हुआ है। तो कंपाइलर को पता लग गया कि ये कॉल नहीं करना, कंटेंट चेक करने अब रन टाइम पर जिसका एड्रेस पड़ा है उसका फंक्शन क्या करना है? कॉल करना। तो ये एक तरह से क्या हो गया? जो हमने अब तक पहले पढ़ा था उसे हम कहते हैं स्टैटिक बाइंडिंग।
कंपाइलर ने कंपाइल टाइम पे डिसाइड कर लिया, और वी कॉल्ड एज अर्ली बाइंडिंग, और वी कॉल्ड एज कंपाइल टाइम बाइंडिंग। लेकिन जो अब आया इस केस में कंपाइलर रन टाइम पे बेस्ड ऑन योर कंटेंट्स डिसाइड करेगा फंक्शन बेस का कॉल होगा या डिराइव का। बेस का भी कॉल हो सकता है, अगर आपने एड्रेस किसका डाला, बेस क्लास के किसी ऑब्जेक्ट का डाला, तो जिसका एड्रेस पड़ा है मैं उसी का फंक्शन कॉल करूंगा। तो दैट इज कॉल्ड रन टाइम बाइंडिंग, और वी कॉल इट एज डायनेमिक बाइंडिंग, और वी कॉल इट एज लेट बाइंडिंग। यहां पर आपका फंक्शन अपनी स्टेटमेंट से डायनेमिकली रन टाइम और लेट टाइम पे क्या होगा, बाइंड होगा। तो कौन सा फंक्शन कॉल करना है ये डिसाइड रन टाइम पर। तो वर्चुअल फंक्शन की हेल्प से हमने फंक्शन बाइंडिंग कंपाइल टाइम से किस पे कन्वर्ट कर दिया, रन टाइम पे कन्वर्ट कर दिया। दैट इज द यूज ऑफ व्हाट, वर्चुअल फंक्शन। अब सिमिलरली हमारे पास वर्चुअल फंक्शन के पहले तो ये कुछ रूल्स है जो ध्यान में रखने हैं। वर्चुअल फंक्शन मतलब आप एक फंक्शन बना रहे हो, जस्ट लाइक मैंने यहां पर बनाया रीड फंक्शन, तो वो कह रहा है कि वर्चुअल फंक्शंस एक तो स्टैटिक नहीं होंगे, एक किसी और के फ्रेंड नहीं होंगे, मतलब किसी और का फ्रेंड फंक्शन नहीं होगा। वर्चुअल फंक्शन हमेशा बेस क्लास के पॉइंटर के थ्रू ही एक्सेस होंगे, ठीक है ना। वर्चुअल फंक्शन का सिग्नेचर एग्जैक्टली मैच करना चाहिए, मतलब वॉइड रीड जो हमने अभी बनाया सेम डिराइव क्लास के अंदर क्या है, ऐसा फंक्शन बना होना चाहिए, तभी वर्चुअल का काम है, नहीं तो बाय डिफॉल्ट इसी का फंक्शन क्या है, कॉल होगा, ठीक है ना। वर्चुअल आप सब कुछ बना सकते हो, वेरिएबल भी हो सकता है, वर्चुअल फंक्शन भी हो सकता है, वर्चुअल कंस्ट्रक्टर नहीं हो सकता, ठीक है ना। वर्चुअल डिस्ट्रक्टर हो सकता है जो हम आगे पढ़ेंगे, बट वर्चुअल कंस्ट्रक्टर नहीं हो सकता। जैसे हमने पढ़ा वर्चुअल फंक्शन मतलब एक फंक्शन हम ओवरराइड कर रहे हैं, हम उसका पॉइंटर के थ्रू कैसे यूज करें। वर्चुअल क्लास बेसिकली क्या कहता है, आप इनहेरिटेंस का स्ट्रक्चर देखना है यहाँ पर, ए क्लास, बी, सी एंड डी क्लास। स्ट्रक्चर हमारा ये है, बी ए को कर रहा है, सी बी को कर रहा है, और डी बी और सी दोनों को कर रहा है। अब होगा क्या इसमें, देखो डी बी को भी कर रहा है और बी ए को कर रहा था, तो डी के पास ए क्लास की एक कॉपी तो किसके थ्रू आएगी, बी के थ्रू आएगी, और एक कॉपी किसके थ्रू आएगी, सी के थ्रू आएगी। मतलब एक ही क्लास के पास एक क्लास कॉल्ड ए की दो कॉपीज आ गई, पॉसिबल नहीं, दो कॉपीज को यूज कैसे करेंगे। मतलब क्योंकि मैं बी और सी को इनहेरिट कर रहा हूं और बी और सी ए को इनहेरिट कर रहे हैं, इसका मतलब मुझे ए क्लास की कॉपी थ्रू बी और सी दोनों मिलेगी। लेकिन जब मैं यूज करूंगा तो मैं कैसे बता सकता हूं कि ए मुझे सी वाला चाहिए, ए मुझे बी वाला चाहिए, नहीं होगा। तो इस जगह पर डी क्लास के पास ए क्लास की क्या मिल रही है, दो कॉपीज मिल रही है। लेकिन अगर बी क्लास इनहेरिट करते हुए ए क्लास को जब इनहेरिट कर रहा है तो वो सिंपल इनहेरिट ना करके क्या लिखेगा, वर्चुअल पब्लिक ए लिखेगा। मतलब क्या होगा इससे, बी और सी क्लास ए को इनहेरिट करेंगी, बट कैसे करेंगी, वर्चुअल इनहेरिट करेंगी। मतलब बी क्लास क्या लिखेगा, क्लास बी कॉलन वर्चुअल पब्लिक ए, ऐसी क्लास सी कॉलन वर्चुअल पब्लिक ए, दोनों एक वर्चुअल कॉपी को इनहेरिट कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली दोनों की जगह पर एक नई कॉपी आ जाएगी और डी के पास क्या जाएगी, वो एक कॉपी जाएगी। मतलब बी और सी के लिए एक वर्चुअल कॉपी यहां पर बन गई। जब डी इनहेरिट करेगा बी और सी को तो उसे ए की मिलेगी, विच इज द वर्चुअल ए जो बी और सी के केस में एक बनाई गई। तो वर्चुअल क्लास ने हमें सिर्फ ये डिफाइन कर दिया, डिराइव क्लास विल ओनली गेट वन कॉपी ऑफ व्हाट, बेस क्लास, कि डिराइव क्लास डी को ए क्लास की दो कॉपीज मिल भी जाएंगी तो वो यूज नहीं कर सकता, ठीक है ना, वो एक ही कर पाएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि दो क्लासेस यूज नहीं कर सकता, तो मेमोरी स्पेस वेस्ट क्यों करे, वर्चुअली इनहेरिट करते हैं जिससे एक अलग वर्चुअल कॉपी बन जाएगी। अगर डी क्लास उसे इनहेरिट करेगा तो वो वर्चुअल कॉपी कहां जाएगी, डी के पास जाएगी, सो दैट कि डी के पास ए क्लास की कितनी कॉपीज हो, एक ही। तो वर्चुअल क्लास का पर्पस, डिराइव क्लास शुड गेट ओनली वन बेस क्लास, एक बेस क्लास मिले उसे, यानी बी के और सी के थ्रू दो ना मिले, बी सी तो उसे मिले बट ए उसे एक ही मिले दोनों के थ्रू। क्लियर हुआ, वर्चुअल क्लास था। यस सर। अब ये लास्ट सिर्फ वर्ड है, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है एक ही चीज के डिफरेंट फॉर्म्स होना। मतलब
जैसे हम नॉर्मल वर्ड में रियल लाइफ में डिफाइन करते हैं, एक आदमी पर्सन सामने खड़ा हो, उसके डिफरेंट रोल्स होंगे, उसके डिफरेंट मोड होंगे, वो किसी के लिए फादर है, किसी के लिए हस्बैंड है, किसी के लिए एम्प्लॉय है, किसी के लिए ब्रदर है। तो एक ही पर्सन के डिफरेंट क्या है, फॉर्म्स है। दैट इज कॉल्ड व्हाट, पॉलीमॉर्फिज्म। हम पढ़ चुके हैं इसे, पॉलीमॉर्फिज्म को। जैसे पॉलीमॉर्फिज्म दो तरह से होता है, कंपाइल टाइम और रन टाइम। मतलब एक ही चीज के डिफरेंट फॉर्म्स है, लेकिन आप एग्जैक्टली कौन सा फॉर्म यूज कर रहे हो इस समय, ये अगर मुझे कंपाइल टाइम पर ही पता लग गया, दैट इज कॉल्ड कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। फॉर एग्जांपल, फंक्शन ओवरलोडिंग। अब एक ही नाम से दो फंक्शन बनाया है, आर्ग्यूमेंट्स में नंबर का या टाइप का फर्क है। तो जब आपने फंक्शन कॉल किया होगा तो कंपाइलर को पता लग गया कि आपने 2 पैरामीटर वाला कॉल किया है, तो 2 पैरामीटर वाला फंक्शन कॉल कर लो, 3 वाला नहीं करना। और अगर आपने 2 पैरामीटर वाले भी 2 बना रखे हैं, तो बेस्ड ऑन डेटा टाइप कंपाइलर कंपाइल टाइम पे डिसाइड कर लेगा कि तीनों में से कौन सा फंक्शन कॉल होगा।